एस सुरासुर मणुसिन्धवन्दिदं धोधघायिकं ममालं पडमामि वड्ढमाणं तित्थं धम्मस्कतारम्। रमोजिडाणु, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शोध का प्रत्यक्ष संबंध चिंतन और मनन से होता है। शोध का अर्थ होता है खोज करना, और ये शोध का उद्देश्य जो है वो है हमें प्रगतिशील बनाना, हमारे सोचने की क्षमता का विस्तार देना है, क्योंकि ये बहुत व्यापक क्षेत्र है, अत्यंत विस्तृत है, और उसे हम किसी लिमिट में नहीं बांध सकते, किसी सीमा में समेट कर नहीं रख सकते। और विभिन्न विषयों पर शोध होते आए हैं, विभिन्न पद्धतियों से होते आए हैं, आज भी हो रहे हैं। और जो बरसों से पुरानी हमारी जो संस्कृति है, हमारा दर्शन है, सभ्यता है, धर्म चिंतन और जो विभिन्न विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करने में आज हम सक्षम जो हो पाए हैं, उसका माध्यम भी शोध ही है। तो ये जो रिसर्च लेक्चर सीरीज है, जो प्राकृत और जैन दर्शन विषयक, ये उसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। आदरणीय प्रोफेसर अनेकांत कुमार जैन जी के मार्ग निर्देशन में, उन्हीं की प्रेरणा से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस लेक्चर सीरीज का प्रथम लेक्चर हो चुका है, जो स्वयं प्रोफेसर अनेकांत कुमार जैन जी ने दिया था, रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड, कि किस प्रकार से हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के थ्रू हम रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं, उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही सरल और बहुत ही ज्ञानवर्धक वो लेक्चर था। आप लोगों में से कुछ लोग उस लेक्चर में जुड़े भी थे। और उसके बाद उस पहले लेक्चर के बाद हमारे पास कई शोध छात्रों के फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि हमें ये बहुत ही अच्छा रहा, इस तरीके का लेक्चर सीरीज़ होनी चाहिए, हमें कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, क्वेरीज होती हैं, हम किसी से पूछ नहीं पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको आगे बढ़ाया जाए। तो हमने यही सोचकर हमने इस लेक्चर सीरीज को और आगे बढ़ाने, और हम लोग अलग अलग विद्वान जितने होते हैं हमारे जैन दर्शन के, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में कार्यरत हैं, जो कई प्रकार के जो पीएचडीज कराते हैं, शोध जो मार्गदर्शक हैं, गाइड हैं, तो उनके हम यहाँ पे एक तरीके की अनौपचारिक एक सीरीज है, जिसमें वो एक परिचर्चा होगी। आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, पहले वो अपने अनुभवों को आपसे साझा करेंगे और आपके समक्ष अपनी बातों को रखेंगे, जिससे आपकी कई सारी जो अंदर जो बातें चलती हैं रिसर्च से रिलेटेड, उसका समाधान हो सकेगा। तो मैं सर्वप्रथम इस लेक्चर सीरीज के मार्ग निर्देशक प्रोफेसर अनेकांत कुमार जैन जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस रिसर्च लेक्चर सीरीज के उद्देश्यों के बारे में आपसे अपनी बात साझा करें। प्रोफेसर अनेकांत कुमार जैन जी। सर, आपका माइक म्यूट है। नमोदिनाड़म, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक समस्या के समाधान के लिए ये सीरीज प्रारंभ हुई है। पिछले कुछ 1-2 महीने में कई शोध विद्यार्थियों के लगातार फोन आते रहे, मैसेज आते रहे। कभी किसी को अपना विषय का चयन करना है, कहीं किसी को अपनी सिनॉप्सिस तैयार करनी है। तो कई लोग ऐसे थे जो रिसर्च कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं। और इस लॉकडाउन के दौरान लोग लाइब्रेरी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, साक्षात यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कई तरह की बातें हो रही थी, तो सबको अलग अलग सॉल्यूशन फ़ोन पर बताना वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो रहा था। तो ये विचार हुआ, विद्यार्थियों ने ही कहा कुछ कि एक आप मीटिंग रख लीजिए ताकि हमारी सब समस्याओं का समाधान हो जाए। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहले एक दिन एक मीटिंग की गई, जिसमें मैंने रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार किया जाए इसका एक आइडिया, स्पेशली जैनिज्म एंड प्राकृत के क्षेत्र में। क्योंकि जो
कोर्स वर्क होता है रिसर्च स्टूडेंट्स का 6 मंथ्स का, वो यूनिवर्सिटी में कॉमन होता है और उसमें अलग से किसी सब्जेक्ट के लिए कोई बात नहीं होती है, विशेष कॉमन ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसमें कई बार जैनिज्म एंड प्राकृत की चर्चा भी नहीं होती है और लोग उसके बारे में कंफ्यूज ही बने रहते हैं। तो जब ये विचार हुआ और पहला लेक्चर था, मुझे पहली इंट्रैक्शन मैंने सब बच्चों के साथ किया, स्टूडेंट्स के साथ, तो उस समय ये विचार आया कि अगर सब चाह रहे हैं तो क्यों ना एक इस तरीके से, इस माध्यम से डॉक्टर अरिहंत ने सलाह दी कि हम चाहते हैं कि एक खासकर जैनिज्म डिपार्टमेंट और प्राकृत डिपार्टमेंट जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में है और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, रिसर्च स्टूडेंट्स, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार करके हम अलग अलग विद्वानों के साथ इंटरेक्शन करें, क्योंकि हर प्रोफेसर, हर गाइड जो शोध निदेशक होते हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं और वो बहुत सारी बातें कहना भी चाहते हैं स्टूडेंट्स से। तो मुझे ये लगा कि ये अच्छी चीज़ है। तो जब डॉक्टर अरिहंत ने बात मुझसे कही तो मैंने उनको कहा कि इसको अवश्य करें आप और प्रारंभ कर दें। तो सहज ही ये एक अवसर बन गया और आपके सामने ये इसी उद्देश्य से बहुत ही सहज तरीके से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो एक दिन अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर योगेश से बात हो रही थी, तो उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से लिया और बड़ी सहज स्वीकृति दी कि मैं इसमें अपना सहयोग दे सकता हूं। तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहता हूं कि अब हम, आज समय ज़्यादा हो रहा है तो हम समय व्यर्थ न करते हुए सीधे अपनी बात पर आते हैं। डॉक्टर अरिहंत, आप आगे की प्रोसीडिंग कराएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अनिकांत जी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये ये लेक्चर सीरीज हो रही है, रिसर्च लेक्चर सीरीज, ये जिन फाउंडेशन के तत्वावधान में कागज भाषा और प्राकृत टाइम्स इंटरनेशनल न्यूज़लेटर के ने आयोजित की है। और आज ये हमारे विशिष्ट वक्ता के रूप में आज हमारे साथ बहुत ही जाने माने विद्वान, एमिनेंट स्कॉलर डॉक्टर योगेश कुमार जी जैन आज हमारे साथ इस परिचर्चा में हैं, विशिष्ट वक्ता। और जैसा आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर योगेश जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जैन दर्शन विभाग, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल में। और ये राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। इनकी लगभग 5 पुस्तकें और 25 इनके जो शोध आलेख हैं वो प्रकाशित हो चुके हैं जैन दर्शन विषयक। और ये इसके पहले लगभग 2008 से 2020 तक उन्होंने अनवरत जैन विश्व भारती जैनोलॉजी डिपार्टमेंट, जो जैनोलॉजी एंड कंपैरेटिव रिलीजन एंड फिलॉसफी डिपार्टमेंट है, उसमें सेवाएं दी हैं, बहुत बहुमूल्य सेवाएं दी हैं। इनके अंडर में 5 PhD अवॉर्डेड हैं और लगभग 100 से भी ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस में ये इन्होंने अटेंड किया है और साथ ही उन्होंने शोधालेख प्रस्तुत किया है। तो ऐसे जाने माने विद्वान आज हमारे समक्ष हैं जो अपनी बातों को आपके समक्ष रखेंगे। और इनका विषय है कि जैन दर्शन के क्षेत्र में शोध संभावनाएं। तो मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर योगेश कुमार जी जैन को कि वो आज अपने व्याख्यान से हमें लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद अरिहंत जी। और सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूं प्रोफेसर अनिकांत जी जैन को एवं अन्य प्रोफेसर फूलचंद जी जैन को और अन्य समस्त विद्यार्थियों को बहुत बहुत भाव भरा जय जिनेन्द्र। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रोफेसर अनिकांत जी सर हमेशा याद करते हैं और किसी नए विषय पर आपस में हम चर्चा करके विद्यार्थियों के सहयोग के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयास करते रहते हैं। और वर्तमान में डॉक्टर अरिहंत जी इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके लिए अग्रिम बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बहुत ही ज्वलंत विषय सा बन गया है कि रिसर्च तो करना है, पर किस में करना, कहाँ से करना, कैसे करना या कौन कर सकता है, ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती रहती हैं। और मैं लगभग अभी 12-13 साल जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय में रहा
तो वहाँ कई विद्यार्थियों से इंटरेक्शन हुआ, तो विद्यार्थी कुछ आते हैं, सर मुझे रिसर्च करना है। जी भाई साहब, किस में करना है? सर आप बता दीजिए, किसी भी टॉपिक पे कर लेंगे। तो जब ये बात सामने आती है तो कई बार आश्चर्य भी होता है, कई बार हताशा भी होती है कि कैसे स्कॉलर सामने आएंगे या आ रहे हैं, और कई बार उनकी ज्ञान पर आश्चर्य होता है जब वो कहते हैं हाँ सर किसी भी टॉपिक पे कर लेंगे, हमें तो रिसर्च करना है। तो ये सब चीजें मैंने उस समय फेस की, तो मेरे मन में भी कई बार ये बात आई कि क्यों ना एक ऐसी वर्कशॉप हो जिसमें विद्यार्थियों को सामान्य भाषा में बताया जाए कि क्या करना चाहिए। देखिए, आज मैंने अपने विषय को 4 बातों में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो कौन रिसर्च कर सकता है, दूसरा किस विषय में रिसर्च की जा सकती है, तीसरा कैसे रिसर्च करनी है, और चौथा कहां से करनी है। ये 4 चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो कौन कर सकता है, फिर कर सकता है तो कहां से कर सकता है, फिर कैसे करेगा और किस पर करेगा। इन चारों को अगर हम समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो शायद रिड्यूस हो सकेंगी। चलिए बात करते हैं कौन कर सकता है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम के अनुसार जिसने जिस विषय में एमए किया है और 55% मार्क्स कम से कम अगर उसके हैं तो वह पीएचडी करने के लिए क्वालिफाइड है। बेसिक क्वालिफिकेशन उसकी ये रही। इसके बाद आजकल हर यूनिवर्सिटी अपना रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट लेती है और आरईटी इस टेस्ट के माध्यम से उन्हें शोध में प्रवेश दिया जाता है। इसमें एक छूट भी प्राप्त है, अगर कोई विद्यार्थी एमए करने के उपरांत नेट कर लेता है या फिर उसके साथ जेआरएफ उसे प्राप्त हो जाती है तो उसे आरईटी टेस्ट से तो छूट प्राप्त हो जाती है, एग्जम्पशन मिल जाता है, और डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से उसे शोध में प्रवेश की संभावना बन जाती है या प्रबल होती है, उसकी प्रायोरिटी बेस पर उसे ले लिया जाता है। ये तो करने की बात हुई। अब मान लीजिए मैं कर तो सकता हूं, क्वालिफाइड भी हूं, नेट भी हूं, जेआरएफ भी हूं, अब कहां से करूं? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और ये सॉल्यूशन अगर हमें मिल जाए तो बहुत सारा काम आसान हो जाता है। सर्वप्रथम कहां से करने के पहले हमें अपने आप को एग्जामिन करना चाहिए कि हम रिसर्च तो करना चाह रहे हैं, और मान लीजिए मैं यहाँ भोपाल में बैठा हूं, मैं डिजाइन कर लूं मन में, नहीं मुझे मुंबई से रिसर्च करनी है, तो हमें ये डिसीजन करने के पहले निर्णय करना पड़ेगा कि मुंबई से क्यों करनी है। क्या जिस विषय में मैं शोध करना चाह रहा हूं उस विषय का एक्सपर्ट एक्चुअल में मुंबई में अवेलेबल है कि नहीं है, या मुंबई हमारे इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, हमारे हेल्थ कंडीशन के हिसाब से सूटेबल है कि नहीं है। क्योंकि कई बार ये समस्या आती है कि सब रजिस्ट्रेशन तो मैंने करा लिया, अब मैं जा नहीं पा रहा हूं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहां जनरेट हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहले कहां से करना, इसका निर्णय करने के लिए मैं आपको कुछ स्थान बताना चाहूंगा कि जैन दर्शन एवं प्राकृत से संबंधित शोध कार्य कहां कहां से किया जा सकता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर एवं जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय लाडनू, इन चारों विश्वविद्यालयों से जैन दर्शन एवं प्राकृत विषय को लेकर के शोध कार्य किया जा सकता है। इसके साथ ही जयपुर में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर जयपुर, इसमें भी प्राकृत एवं जैन दर्शन विषय को लेकर के शोध कार्य किया जा सकता है। सभी जगह एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। दिल्ली की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, यहाँ से भी प्राकृत एवं जैन दर्शन विषय में शोध कार्य किया जा सकता है, और यहाँ की प्राकृत और जैन दर्शन की परंपरा बहुत प्राचीन है। आचार्य श्री विद्यानंद जी का बर्ध आशीर्वाद जहां प्राप्त हो, वहां से यह कार्य तो बहुत अच्छे से हो सकता है। इसके साथ बनारस में बीएचयू एवं संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय, दोनों जगह से यह कार्य संभव है। सागर विश्वविद्यालय से, जबलपुर विश्वविद्यालय से, इंदौर विश्वविद्यालय से और हमारे भोपाल परिसर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर से भी प्राकृत एवं जैन दर्शन विषय में शोध कार्य किया जा सकता है। कोलकाता से किया जा सकता है, गुजरात विश्वविद्यालय से किया जा सकता है, मुंबई से किया जा सकता है। ये तो स्थान है
इनका हमें चयन करना है। चयन करने के पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए, इस पर भी अगर हम विचार करें तो मुझे लगता है हम जिस विषय में शोध करना चाह रहे हैं उस विषय से संबंधित पुस्तकालय कहां पर श्रेष्ठ रूप में उपलब्ध है, इजी एक्सेस है, वहां से करना चाहिए। क्योंकि अधिकतम शोध कार्य लाइब्रेरी बेस्ड होता है, जैन दर्शन और प्राकृत फील्ड का, और टेबल रिसर्च जिसे बोलते हैं। तो टेबल रिसर्च के लिए अगर हमें लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है तो फिर इस दिशा में शोध कार्य इजीली नहीं किया जा सकता। साथ ही मान लीजिए हम हिंदी भाषी हैं और गुजरात विश्वविद्यालय से शोध करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, अधिकतर पुस्तकें वहां गुजराती भाषा की होंगी, तो फिर हम अपने शोध कार्य में उतनी परिपक्वता नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट होने से लैंग्वेज प्रॉब्लम हमें आ सकती है। इसलिए स्थान का चयन पुस्तकालय पर आधारित है, एक्सपर्ट पर आधारित है, और लैंग्वेज को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अगर आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से शोध कार्य करना चाहते हैं तो निश्चित ही आपके एमए में संस्कृत विषय अनिवार्य होना चाहिए, और संस्कृत माध्यम से ही आप लिख सकते हैं, तभी कर सकते हैं। इसलिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से शोध करना है तो संस्कृत आना चाहिए। ऐसे ही एलबीएस दिल्ली से अगर आपको शोध कार्य करना है तो भी संस्कृत आना चाहिए। परंतु राजस्थान के 4-5 विश्वविद्यालयों में संस्कृत की बाध्यता नहीं है, वहां आप हिंदी, अंग्रेजी किसी भी भाषा में शोध कार्य कर सकते हैं, या रेस्ट ऑफ इंडिया के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहां हिंदी अंग्रेजी में शोध कार्य किया जा सकता है। स्थान की बात करने के उपरांत क्या करना, इस पर बात करते हैं। किस स्थान से हमारा शोध का क्षेत्र क्या होना चाहिए। मैं प्रारंभ में आपसे कह रहा था कि विद्यार्थी आते हैं और कहते हैं सर किसी भी विषय में कर लेंगे, हमें तो रिसर्च करना है। एक बार एक विद्यार्थी से मैंने पूछा, भाई क्यों करना आपको रिसर्च, तो बड़े अजीब अजीब से जवाब मिलते हैं। एक विद्यार्थी तो बोला, चूंकि मेरे दोस्त ने पीएचडी कर ली है इसलिए सब मुझे भी चढ़ाते हैं, तुम कुछ नहीं कर पाए, मुझे भी पीएचडी करना है। अथवा एमए में सर चूंकि 55% बन गए हैं और गलती से नेट भी हो गई और जेआरएफ मिल गई, अब क्या करें, इसलिए पीएचडी करना है। तो ऐसा नहीं, अगर आपको रिसर्च करना है तो जैसे अरविंद जी ने बताया प्रारंभ में, रिसर्च मतलब पुनः खोजना। जो ऑलरेडी सर्च तो हो चुका है, पहले खोजा जा चुका है, उसी को पुनः खोजना, रिसर्च, पुनः अच्छे तरीके से खोजना। अच्छा तरीका मतलब आधुनिक संदर्भ में पूर्व में खोजे गए सिद्धांतों की प्रासंगिकता को निश्चित करना, इसका नाम रिसर्च है। जैसे जैन दर्शन में 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, ये तो अनादिकाल से बताए गए हैं, पर इन पर भी रिसर्च होती है। कैसे होती है, आधुनिक संदर्भ में इनकी क्या प्रासंगिकता है, इसको अगर हम बता सकें, रीडिजाइन करके बता सकें, तो ये रिसर्च हो जाएगी, मेटाफिजिकल रिसर्च हो जाएगी। तो इस तरीके से नए नए आयामों के माध्यम से आधुनिक संदर्भ में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, ये रिसर्च का एक मीनिंग हो सकता है। अब हम जब भी पीएचडी के लिए प्रस्तुत होते हैं तो हमें अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि हम किस विषय में, किस दिशा में शोध कार्य कर सकते हैं। मैं कुछ दिशाओं की बात आपसे करूंगा, उनमें से किसी एक डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। जैसे सामान्यतः होता है कि ऐतिहासिक रिसर्च, हिस्टोरिकल बेस्ड रिसर्च होती है, जिसमें आपको एक ऐतिहासिक विकास क्रम बताना होता है किसी भी चीज का। चाहे जैन दर्शन का बता सकते हैं, जैन धर्म के सिद्धांतों की बात कर सकते हैं, जैन लिटरेचर की बात कर सकते हैं, जैन तीर्थंकर की बात कर सकते हैं, या किसी भी विषय को लेके। दूसरा होता है संकलनात्मक, कंपाइलेशन। इसमें हम तथ्यों का संकलन करके शोध कार्य कर सकते हैं। फिर होता है गणितीय विवेचन, मैथमेटिकल रिसर्च, कैलकुलेटिव रिसर्च। इसमें क्या होता है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस को, ज्योग्राफिकल एनालिसिस हम वहां कर सकते हैं, कर्म सिद्धांत पर भी एनालिसिस कर सकते हैं, कॉस्मोलॉजी को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक गणितीय विवेचन के अंतर्गत आता है। अगर इसमें भी हमारा फील्ड सेट नहीं होता है तो हम एथिक्स पर जा सकते हैं, आचार परक शोध कार्य। आचार परक शोध कार्य में जीवन शैली को लेकर के एक अच्छा शोध कार्य किया जा सकता है। वर्तमान संदर्भ में यह एप्लीकेटेड टॉपिक भी है, क्योंकि आज जो कोरोना महामारी का काल चल रहा है, इसमें
सर्वप्रथम हमारी आहारचर्या पर विचार किया जा रहा है। इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए आप भोजन कैसा करें, ये बार बार डॉक्टर कह रहे हैं। तो हम भोजन विज्ञान, आहार विज्ञान को लेकर के भी आचार परक रिसर्च, संयमित जीवन कैसे जिएं, इसके लिए भी निरामय जीवन कैसे जिएं, इसके लिए भी आचार परक रिसर्च की जा सकती है। मेटाफिजिकल रिसर्च यानी तत्व मीमांसीय दृष्टि से भी रिसर्च की जा सकती है। इसमें तत्व को लेकर के, द्रव्य को लेकर के, कर्म सिद्धांत को लेकर के रिसर्च संभव है। फिर आध्यात्मिक रिसर्च भी की जा सकती है। जैसे एक बार एक टॉपिक आया था कि वर्तमान में मोक्ष जाने की योग्यता है या नहीं, अगर है तो कैसे संभव है, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या वर्तमान में सम्यक दर्शन संभव है, ऐसे ऐसे टॉपिक अभी आ रहे हैं आध्यात्मिक रिसर्च की दृष्टि से। क्या वर्तमान में शुद्धोपयोग की दशा संभव है, अगर है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या वर्तमान में छठवें सातवां गुणस्थान की स्थिरता संभव है या नहीं, इन पर भी शोध कार्य किया जा सकता है। परंतु ऐसे विषयों को लेने के लिए आपके जीवन में स्वयं संयम होना चाहिए। अगर हम छठवें सातवें गुणस्थान की चर्चा करना चाह रहे हैं तो कम से कम हमारा पहले से ऊपर का कोई एक गुणस्थान तो हो, तब तो हम उस अनुभूति को जान सकते हैं। अदरवाइज ऐसी रिसर्च संभव नहीं है। फिर होता समीक्षात्मक रिसर्च। समीक्षात्मक रिसर्च में हम किसी ग्रंथ विशेष को लेकर के समीक्षा कार्य कर सकते हैं, अथवा किसी आचार्य अथवा विद्वान के कार्य को लेकर के भी समीक्षा कर सकते हैं। उसके बाद आता है तुलनात्मक रिसर्च। हम किसी दो धाराओं को, दो परंपराओं को, दो मान्यताओं को, दो ग्रंथों को, दो आचार्यों को या दो दर्शनों के समान विवेचन को लेकर के तुलना कर सकते हैं। जैसे अगर हम जैन दर्शन की तत्व मीमांसा और सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा की तुलना करें तो बहुत हद तक अच्छे से कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और ज्ञानवर्धक रिसर्च हो सकती है। ऐसे ही इसके बाद अगर हम दूसरा फील्ड देखें रिसर्च का तो एक होता है प्रायोगिक रिसर्च। वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता, जैसे बहुत सारे जैन दर्शन के फील्ड ऐसे हैं जिनकी आज के संदर्भ में नितांत प्रासंगिकता आपको दिखाई देगी। अभी हमने आहार विज्ञान की बात कही, आयुर्वेद भी इसके अंतर्गत आता है, शरीर शास्त्र, वैद्यक शास्त्र। अभी मैं जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय में ही था और वहां पर पांडुलिपि संरक्षण केंद्र संभाल रहा था। तो यह कार्य करते समय मैंने सैकड़ों पांडुलिपियों को देखा। वहां पर आयुर्वेद से संबंधित सैकड़ों पांडुलिपियां उपलब्ध हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी। सभी में बहुत सारे आयुर्वेद के नुस्खे, आयुर्वेद की विधियां का वर्णन किया गया है, जिनके माध्यम से अनेकानेक बीमारियों का, अनेकानेक व्याधियों का सहज उपाय हमें मिल सकता है। तो वो भी एक प्रासंगिकता है। जैन जीवन शैली की प्रासंगिकता, अपरिग्रह की प्रासंगिकता, ब्रह्मचर्य की प्रासंगिकता, अहिंसा की प्रासंगिकता और ऐसे अनेकानेक विषय हैं जिनको वर्तमान एक नया कॉन्सेप्ट अभी मेरे अंडर में एक रिसर्च चल रही है, ग्रीन एनर्जी। अब ग्रीन एनर्जी क्या चीज है? नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं सीएनजी, ये भी ग्रीन एनर्जी है। सोलर पावर, वो भी ग्रीन एनर्जी है। मैंने उसको एक नया टॉपिक दिया। हिंदू परंपरा में या जैन परंपरा के एक विधा में फूल और फल, इनका पूजा विधान में उपयोग किया जाता है। पूजन के उपरांत वो जो फूल और फल हैं, पूजा का निर्माल्य द्रव्य है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पानी में विसर्जित कर दिया जाता है, जिससे पॉल्यूशन डेवलप होता है। देखिए, मैं किसी विधा या किसी परंपरा का विरोधी नहीं हूं, जस्ट हम रिसर्च की बात कर रहे हैं। और वहां पर वो पानी में जाने से वाटर पॉल्यूशन डेवलप होता है, उससे एयर पॉल्यूशन भी होता है और बहुत सारी डिजीज की प्रॉब्लम या संभावना भी बन जाती है, पॉसिबिलिटी बन जाती है। फिर 2-3 साल पहले मैंने मध्य प्रदेश में देखा, सुना कि उज्जैन में कुंभ का आयोजन हुआ, लाखों लोग वहां गए, परंतु वहां रिसोर्सेस मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि फूल का एक पंखुड़ी भी वेस्टेज नहीं हुई। लोगों ने अर्पण किया, उसका उन्होंने एक प्रोसेसिंग के माध्यम से खाद तैयार कर दिया और वह खाद वहीं अवेलेबल करा दिया बिक्री के लिए।
तो एक रिसोर्स मैनेजमेंट के माध्यम से, रिसाइकल मैनेजमेंट के माध्यम से पुष्प अर्पण भी हुआ, उसका खाद बना दिया गया और अवेलेबल होकर लोग घर भी ले आए और वहां पर किसी प्रकार का पॉल्यूशन डेवलप नहीं हुआ। तो अगर हम इस चीज को देखें तो वहां मैंने उसको टॉपिक दिया कि क्या हम इसको रोक सकते हैं। पहली बात तो फल और फूल का उपयोग रोक सकें तो एनवायरनमेंट की दृष्टि से बहुत अच्छा। अगर हम नहीं रोक सकते हैं तो फिर नेशनल हेल्थ की दृष्टि से, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, मानव मात्र की सुरक्षा की दृष्टि से इनको क्या कर सकते हैं। तो रिसाइकिल प्रोसेस के बारे में बात कर सकते हैं क्या। तो इससे होगा क्या, एक मैनेजमेंट डेवलप होगा, क्योंकि जैन दर्शन में मैनेजमेंट का बहुत महत्व है। यहां पर प्रबंध बहुत उपयोगी है। अगर हम जीवन शैली में मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तारतम्यता नहीं ला पा रहे हैं, तो भी हमारा जीवन निस्सहार सा हो जाता है। अगर हम अपने टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं किसी कार्य के लिए, तो उस काम में सफलता नहीं मिलती है। किसी भी चीज में मैनेजमेंट बहुत उपकारी है। तो इसके साथ साथ एक विषय और गुण है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान पर भी शोध कार्य किया जा सकता है। देखिए, भाषा विज्ञान का मतलब व्याकरण अकेला नहीं है। भाषा विज्ञान का मतलब बोलचाल की भाषा ही नहीं है। हम न्याय शास्त्र को भी भाषा विज्ञान से जोड़ सकते हैं, व्याकरण को भी भाषा विज्ञान से जोड़ सकते हैं। जितना भी कातंत्र व्याकरण हो चाहे हेम व्याकरण हो, उसको तो जोड़ा ही जा सकेगा। जैन न्याय और वैदिक न्याय, इनकी जो शब्दावली है उसको भी भाषा विज्ञान के साथ जोड़ा जा सकता है। और जो व्यक्ति, जो रिसर्च स्कॉलर फिलोसॉफिकल बेस्ड रिसर्च करना चाहता है, उसके लिए ये टॉपिक बहुत उपयोगी हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले ही भारतीय ज्ञानपीठ से मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई, पत्र परीक्षा। उसमें पत्र कैसे लिखना चाहिए और उसकी परीक्षा कैसे होती है, इसका वर्णन किया गया। हम लेटर लिखते हैं, नॉर्मली अपने मन की बात कह देते हैं, सामने वाले से कुछ रिप्लाई भी चाहते हैं, परंतु वहां आचार्य ने कहा कि अगर हमें किसी सैद्धांतिक समस्या का निराकरण किसी दूसरे आचार्य से चाहिए, तो आज तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बहुत इजी है। 2000 साल पहले, 1500 वर्ष पहले ये सब पॉसिबल नहीं था। आज शंका हुई, 5 साल तक समाधान मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है। या तो स्वयं ढूंढ लो या मिलना मुश्किल है। तो उस समय पत्र लिख करके किसी से पूछना, तो पत्र कैसे लिखना, क्या क्या उसके आयाम होना चाहिए, वो चीज भाषा विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो कोई इस तरीके की रिसर्च करना चाहे तो भी कर सकता है। और किसी को अगर तंत्र मंत्र जप पूजन विधान में रुचि हो, इसमें भी शोध कार्य की प्रबल संभावनाएं हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी जैन दर्शन में संभव है। जैन अर्थशास्त्र बहुत बड़ा विषय है, इसे भी हम मैनेजमेंट के अंतर्गत ही लेते हैं। इस पर भी शोध कार्य हुए भी हैं, लाडनू से तो बहुत हुए हैं, आगे भी इसमें बहुत संभावनाएं हैं, हो सकता है। एक चेतना, चेतना शब्द पर भी जैन एवं जैनेतर दर्शन में, धर्म में बहुत काम किया गया है। बहुत मैटर अवेलेबल हो जाता है। ओरिजिन ऑफ द लाइफ, इस पर, क्योंकि कोई जल से जीव की उत्पत्ति मानता है, तो कोई कैसे मानता है, कोई कैसे मानता है, कोई अनादि अनंत मानता है, कोई उसका आदि मानता है। इस पर भी शोध कार्य संभव है। चेतना का रूपांतरण, इस पर भी शोध कार्य संभव है। अगर कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना चाहता है तो चेतना के रूपांतरण को लेकर के भी शोध कार्य किया जा सकता है। इसमें संभावनाएं बन सकती हैं। ये तो इतने सारे विषय हैं, ये ट्रेडिशनल विषय मैंने आपके सामने रखे। कुछ विषय और भी प्रेजेंट कंडीशन में आधुनिक भी हो सकते हैं, जैसे कोरोना महामारी को लेकर के, महामारी और समाधान जैन जीवन शैली से। तो इस ऐसी रिसर्च भी की जा सकती है कि जो व्याधियां आती हैं, क्या उनमें जैन जीवन शैली की कोई प्रासंगिकता बन सकती है। कुछ समय पहले कोई चर्चा चल रही थी कि वैक्सीन हिंसक है कि अहिंसक है, लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। ये मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है, आना चाहिए, पर अगर हम इसे रिसर्च का विषय बनाएं तो यह तभी संभव है जब हम साइंटिफिक नॉलेज भी अपने साथ रखते हों और आध्यात्मिक नॉलेज भी साथ में रखते हों और टेक्नोलॉजी भी हमें आती हो, तो हम ऐसी रिसर्च भी कर सकते हैं और करना चाहिए, की जा सकती है। देखिए, नहीं लगवाना और लगवाना ये व्यक्तिगत विषय है, सामूहिक नहीं हो सकता, लेकिन हिंसक है कि अहिंसक है, ये जानकारी आप ले सकते हैं और ऐसी शोध की जा सकती है, करना भी चाहिए।
ये तो हुए कुछ विषय। अब बात आती है कैसे करें। मान लीजिए इनमें से हमने एक टॉपिक कोई चूज कर लिया, विषय का चयन कर लिया, और ये विषय का चयन करने में समस्या होती थी, इसीलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 6 मंथ कोर्स वर्क डिजाइन किया और 6 महीने का समय विद्यार्थी को और एक्सपर्ट को और विश्वविद्यालय को दिया कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय में आके रहे, वहां की लाइब्रेरी को एक्सेस करे, विषय विशेषज्ञ से चर्चा करे, विषय विशेषज्ञ विद्यार्थी के स्टैंडर्ड को, विद्यार्थी के अनुभव को, विद्यार्थी के एक्सपर्टाइजेशन को जाने, विद्यार्थी विषय विशेषज्ञ का निर्णय करे कि मुझे क्या आता है, मैं किस विषय में एक्सपर्ट हूं, किस विषय में शोध कर सकता हूं, या जो मैंने विषय सोचा है उसमें मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। इस सब का निर्णय करने के लिए ही 6 मंथ कोर्स वर्क डिजाइन किया गया है। और ये प्रॉब्लम्स वर्षों से रही है, इसीलिए सोचा कि विद्यार्थी, मान लीजिए मैं शोध करने गया, मेरा एडमिशन हो गया, रैट में मैं पास हो गया, मेरा शोध में एडमिशन हो गया, अब मैं गया, मेरे मन में आचार परक शोध करने का भाव भी है, या फिर मैं ऐतिहासिक शोध भी करना चाहता हूं, या फिर मैं तुलनात्मक भी चाहता हूं, या फिर मैं संकलन ही कर लूंगा। ये जो द्वंद्व हमारे मन में है, इसका निराकरण करने के उद्देश्य से ही 6 मंथ कोर्स वर्क डिजाइन किया गया कि आप 6 महीने विश्वविद्यालय में रहिए और जो जो विषय आपके मन में आते हैं उनको राइट डाउन कीजिए। सबसे पहले लिखिए आप किन किन विषय में शोध करना चाहते हैं। देखिए, चाहना अलग बात है और करना अलग बात है। तो जिन जिन विषय में आप चाहते हैं उनको लिख लीजिए और लिख करके दोबारा उन्हें पढ़िए कि आप किस किस विषय में शोध करने में सक्षम हैं। तो आधा तो मुझे लगता है कट जाएगा, नहीं भाई इसमें सक्षम नहीं है। और जिनमें आपने मान लो 10 में से 5 कट गए, 5 ही बचे, अब आपने सोचा नहीं इन 5 में से किसी में कर सकता हूं। अब आप विचार कीजिए, आपने एमए तक की पढ़ाई में इन 5 विषयों में से किस किस विषय पे अध्ययन किया है। और जब हम अगर ईमानदारी से एनालिसिस करेंगे तो 1 या 2 विषय और कट जाएंगे। अब हमारे सामने 3 विषय रहे। अब उन 3 विषयों में आप निर्णय कीजिए, ये तीनों आपके मन के विषय हैं कि किसी ने आपको सजेस्ट किए हैं। अगर किसी ने सजेस्ट किए हैं या किसी का फोर्स है या वो गुरुजी अच्छे हैं उन्होंने ऐसा किया था इसलिए मैं भी करूं, ऐसा है तो 1 आध विषय और कट जाएगा। अब 10 में से 2 बचे आपके पास। उन 2 विषयों को लेके आप लाइब्रेरी में बैठिए, इनसे संबंधित क्या क्या काम आज तक हो गया इन पे देखिए, इनके इसे कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, शोध सर्वेक्षण कीजिए। इन 2 विषयों से रिलेटेड क्या काम हो गया। अब जो काम हो गया उसको सामने रखिए और आप क्या करना चाहते हैं आप अपने मन को सामने रखिए, फिर निर्णय कीजिए कि क्या पॉसिबिलिटी बची है कि नहीं बची। ऐसा तो नहीं कि ऑलरेडी जो हम सोच रहे वो तो पहले से हो गया तो पिष्ट पेषण हो जाएगा। और ऐसा इतनी मेहनत अगर हम करेंगे तो 1 आध विषय और कट जाएगा। अब आप स्वयं 10 में से 1 विषय पर स्थिर हो जाएंगे, हाँ भाई ये एक बचता है जिसपे मैं कार्य कर सकता हूं, मेरी सामर्थ्य भी है, मेरा नॉलेज भी है, एक्सपर्ट ने भी डिजाइन किया है, कहा है, और लाइब्रेरी एक्सेस करने से मुझे पता चला कि ये पॉसिबल है। कई बार तो ऐसा होगा कि 10 के 10 कट जाएंगे, आपको 11वां सोचना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी लेता है सर इस पे मैं शोध करना चाहता हूं, और फिर मैं उसे बताऊं कि सर इस पे 9 हो चुकी है रिसर्च, 10वीं क्या करोगे ये बताओ। तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। अर्थात एक मुझे ध्यान है जब मैं एमए कर रहा था तो आदरणीय गुरुजी फूलचंद जी साहब ने कहा था कि जब तक हमें फाड़ू रोग नहीं लगेगा, जब तक हमें फाड़ू रोग नहीं लगेगा तब तक हम एक लाइन भी नहीं लिख सकते। तो मुझे समझ में नहीं आया क्या कहा। मैंने पूछा गुरुजी ये तो बताओ है क्या। बोले खुद लिखिए 1 पेज और 2 बार पढ़िए, 2 बार पढ़ के खुद फेंक दोगे उसे, फिर लिखिए उसे, फिर उसको पढ़िए क्या सुधार आया और फिर उसे फेंक दीजिए। 5 बार अगर ऐसा कर लोगे तो 6वीं बार तुम्हारा लिखा हुआ कोई फाड़ नहीं सकता। लेकिन 5 बार फाड़ने की सामर्थ्य डेवलप तो करो। वही कार्य शोध कार्य का है। आप अपने मन के 10 विषय लिखिए और 10वें विषय को मान के चलिए ये पूरे फेंकना पड़ेंगे मुझे, ये में काम होने वाला नहीं है। लेकिन ये कब मान के चलिए, जब आप लाइब्रेरी में बैठ के इस पर डिस्कशन करें, सोचें क्या काम हुआ वो काम कर लें, और सब कुछ एनालिसिस करने के बाद निर्णय पर पहुंचें कि नहीं भाई इस 10 पे संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा हूं।
पहले के किसी के लिखे हुए को अपने नाम से नहीं लिख रहा हूं, या 5 रिसर्च को इकट्ठा करके 6वीं रिसर्च नहीं बनाना चाहता। मैं तो एक नई रिसर्च करना चाहता हूं। तो नई रिसर्च के लिए हम फाड़ू रोग लगा करके कम से कम 5 बार फेंकने का मतलब खुद के लिखे को रीडिजाइन करने की सामर्थ्य अगर हम कर लेते हैं तो आप रिसर्च टॉपिक का फाइनल कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले हम ये करें कि हम क्या करना चाहते हैं उसको राइट डाउन करें और लिख करके दोबारा निर्णय करें कि इनमें क्यों करना चाहता हूं मैं रिसर्च, क्या करना चाहता हूं और क्यों करना चाहता हूं। क्यों का जवाब अगर हमारे पास है तो कैसे करना ये हमें पता चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है रिसर्च क्यों करना। क्या मैं कुछ नया देना चाह रहा हूं इसलिए शोध कार्य करना चाहता हूं, या सिर्फ डिग्री लेने के लिए कर रहा हूं, या मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा इसलिए, या नॉलेज गेन करने के लिए, किस लिए रिसर्च कर रहा हूं। देखिए ये क्यों का अगर हमारे पास आंसर नहीं है तो हम रिसर्च उतनी ईमानदारी से नहीं कर सकते जितना करना चाहिए। सिर्फ डिग्री लेने के लिए करना है तो फिर एक बहुत ही आलसी तरीके से रिसर्च होती है। वो सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए करना है तो फिर क्या होता है कि उसमें हम स्वयं के नॉलेज के लिए तो बहुत अच्छा काम करते हैं परंतु उसकी भाषा इतनी क्लिष्ट कर देते हैं कि कोई दूसरा उससे कोई नॉलेज ना ले पाए। ये भी सही नहीं है। रिसर्च का मतलब होता है हम स्वयं इतनी ईमानदारी से काम करें कि जो भी विद्यार्थी उसे दोबारा पढ़ेगा उसका रेफरेंस देगा तो उससे नॉलेज गेन कर सके, उसे नई संभावनाएं उसमें भी पता चले। हमारे किए कार्य में भी नई संभावनाएं होना चाहिए तब तो वो रिसर्च बनेगी। तो सबसे पहले निश्चित करें कि हमारी स्वयं की कैपेबिलिटी क्या है और हमारे सामने जो एक्सपर्ट्स हैं, सब्जेक्ट अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर अवेलेबल है, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन चेक करें। कॉम्बिनेशन के बाद क्या शेष बचता है और हमारे नॉलेज, डेप्थ ऑफ नॉलेज, कैपेबिलिटी और जो अवेलेबल है वो, उन सबको मैच करके एक टॉपिक डिजाइन करें। उस टॉपिक पर हम शोध कार्य प्रारंभ करेंगे तो निश्चित ही बहुत ही इंफॉर्मेटिव और रिसर्च बेस्ड टॉपिक सेट होगा और वह शोध प्रबंध भी आगामी शोधार्थियों के लिए मानक आइडियल तो होगा ही होगा, उनके लिए एक आधार भी बनेगा नई शोध संभावनाओं का। तो मेरे ख्याल से सामान्य बातें कुछ थी, मैंने आपको बता दी। सिनॉप्सिस कैसे बनती है, क्या बनती है, तो आदरणीय गुरुजी अनेकांत जी सर ने पहले ही बता दिया था, इसलिए उस पर अभी चर्चा आवश्यक नहीं है। अब आपके किसी के कोई प्रश्न हो तो मैं आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर योगेश कुमार जैन जी। आपने बहुत ही सारगर्भित रूप से अपने विषय को प्रस्तुत किया कि किस प्रकार शोध की संभावनाएं हैं जैन दर्शन विषयक और किन किन क्या एलिजिबिलिटी होती है और इसमें किन किन विषयों पर शोध किया जा सकता है, कहाँ कहाँ से किया जा सकता है, आपने ये भी बहुत अच्छे से बताया। और चाहे वो संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ हों या जहाँ जो इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज से करना चाहते हैं, और आपने बहुत अच्छे तरीके से ही बताया कि किस किस प्रकार से हम लोग जो विषय आपने सुझाया कि तत्व मीमांसा पे, ज्ञान मीमांसा पे, चाहे एपिस्टेमोलॉजी हो, कर्म मीमांसा हो या आध्यात्मिक शोध किस प्रकार से किन किन विषयों को लेकर किया जा सकता है, और जो एक समीक्षात्मक रिसर्च के बारे में आपने बताया, तुलनात्मक रिसर्च के बारे में बताया, साथ ही प्रायोगिक रिसर्च के बारे में भी आपने बताया कि किस प्रकार के जो आज जो प्रासंगिक विषय हैं, चाहे वो अपरिग्रह का हो, जैन जीवन शैली का हो, चाहे अहिंसा का हो, तो किस प्रकार से इन विषयों पर अलग अलग आयामों से शोध किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में भी। और ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अपनी कैपेबिलिटी पहले आप आंक लें और किन विषयों में आपको इंटरेस्ट है उस विषय पर आप पहले खुद को उस पे मजबूत कर लें। क्योंकि आपने सही बोला कि कई लोग आके पूछते हैं कि मुझे रिसर्च करनी है, और विषय वो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि उनके विषय मन में विषय होता है लेकिन वो फिर भी पूछना चाहते हैं कि हम किस पर करें। तो ये ऊहापोह सभी के साथ रहता है, सभी शोध छात्रों के साथ रहता है कि किस विषय पे हमें करनी चाहिए। उस पर आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विस्तार से चीज़ों को समझाया। प्रॉपर यूजीसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली क्या इसकी एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, 55% होने चाहिए, और
इन सब बातों का आपने हम सभी शोध छात्रों के समक्ष रखा है। अब मैं चाहूँगा कि जो भी इससे जुड़े हुए हैं वो अपने कोई भी क्वेरीज हों तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी समस्याएं आपको होती हैं रिसर्च से सिलसिले में। कोई पूछना चाहता है? रीना जी कुछ पूछना चाह हेलो? रही है। हाँ जी बोलिए। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, मेरा नाम रीना, डॉक्टर रीना है। मैं हिमाचल की हूँ और मैं संस्कृत लाइन की हूँ और मुझे पाली और प्राकृत भाषाओं का थोड़ा ज्ञान है। मैंने पांडुलिपि विषय पर काम किया है, अप्रकाशित पांडुलिपि के ऊपर। और मैं आपसे ही मेरा ये प्रश्न है कि छात्रों को जो है जो अप्रकाशित पांडुलिपियां हैं उनके ऊपर शोध कैसे करें, उनके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन के रूप में मुझे बता दीजिए। और छात्र जी सभी वहाँ पर जी रीना जी, सबसे पहले तो हमें ये निश्चित करना होता है कि पांडुलिपि अप्रकाशित है या नहीं, पहले इसका निर्णय कर लें। और ये जब निर्णय हो जाए यह पांडुलिपि पूर्णतः अप्रकाशित ही है, उसके बाद उस पांडुलिपि का चयन आप कर सकते हैं अपने शोध के लिए अथवा उसके अनुवाद के लिए या उसके संपादन के लिए। अगर हम सिर्फ संपादन करना चाहते हैं तो पांडुलिपि की भाषा का निर्णय करें, पांडुलिपि के काल का निर्णय करें, पांडुलिपि के विषय का निर्णय करें। भाषा, काल और विषय इसका निर्णय करने के उपरांत हम उसमें जो भी आवश्यक संशोधन के साथ संपादन अगर करना चाहते हैं तो सिर्फ संपादन कर दें, क्योंकि पांडुलिपियों की भाषा ऐसी होती है उसमें पूर्ण विराम की आवश्यकता नहीं होती है, पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता, लगभग पैराग्राफ चेंज करने की संभावना नहीं होती। तो संपादन में हम भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से संपादन उसका कर सकते हैं। और अगर हम अनुवाद उसका कर रहे हैं तो अनुवाद करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि मूल पांडुलिपि का पाठ जरूर हम उस पुस्तक में दें, जिससे कि आगामी शोधार्थियों को या अध्येताओं, पाठकों को ये पता चल सके कि इसका एक्चुअल पोजीशन क्या थी। नहीं तो क्या होगा कि हम आगामी विद्यार्थी हमारे रूपांतर को तो देख लेंगे, भाषांतर को तो पढ़ लेंगे, लेकिन उन्हें मूल पांडुलिपि के महात्म का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए ऊपर हम मूल पाठ दें, फिर संपादन पाठ दें, फिर उसका अन्वय करके अर्थ दे दें, तो एक व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन ऐसा करते समय जब आप एक कार्य करेंगे तो आपको बहुत सारे कठिन शब्दावली भी आएगी, इसलिए बीच लास्ट में अपेंडिक्स के माध्यम से कठिन शब्दों को या ऐसे पाठ भेद भी मिलेंगे जो 2 मैन्युस्क्रिप्ट, अगर आप में देखिए, अगर आपको संपादन करना है तो कम से कम 2 पांडुलिपियां तो होना ही चाहिए एक ही विषय की। 3 हो तो बहुत अच्छा, 2 तो होना ही चाहिए। एक में संपादन नहीं होता, हो जाता है लेकिन वो शोध परक संपादन नहीं कहलाता, क्योंकि संपादन में एक ही ढैया, जिन्हें जो राइटर होते थे, स्क्रिप्ट राइटर ना ढैया बोला करते थे। तो मान लीजिए एक आचार्य या एक विद्वान बोल रहा है और 5 स्क्रिप्ट राइटर, 5 ढैया वहां बैठे हुए हैं, पांचों की लिखने की कला अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग अलग है, सुनने का तरीका अलग अलग है, और उनके पास जो कलम है उसमें स्याही अलग अलग हो सकती है। तो एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से कई बार लिख दिया जाता है, कई बार स्पेस दे के लिखा जाता है, कई बार बिना स्पेस के लिख दिया जाता है। तो इसलिए कम से कम 2 मैन्युस्क्रिप्ट अगर हमारे सामने हैं तो उनका हम संपादन बहुत आराम से कर सकते हैं। और जो पाठांतर या पाठ भेद आपको मिल रहा है, तो अगर आप पुस्तक बना रहे हैं तो कोशिश करें उसी में नीचे पेज के, उसी पेज पर नीचे पाठ भेद दे दें, जिससे आगामी शोधार्थी को पता चलेगा यहाँ ये 2 पाठ मिलते हैं। और आपने आइडियल किसे माना, ए प्रति को हमेशा आइडियल माना जाता है, बी प्रति को पैरेलल माना जाता है, तो आइडियल किसे माना वो निर्णय कर दें। अनुवाद आप करते समय जो कठिन शब्दावली आपको मिल रही है, अथवा तत्सम और तद्भव की शब्दावली से बोलते हैं। तत्सम और तद्भव किस लिए, क्योंकि मान लीजिए 200 साल या 500 साल प्राचीन पांडुलिपि है, उस समय की लोक भाषा में प्रचलित शब्दों का संकलन भी आप कर सकते हैं, तो वो काम भी आप कर लें। और जैसे ही पांडुलिपि का संपादन आप पूरा कर लेंगे तो और अनुवाद कर लेंगे तो आपको एक आइडियल शब्दावली भी पीछे आ जाएगी, कहीं कहीं भाषागत भेद आपको समझ में आ जाएगा, तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों का ज्ञान भी होगा। तो वो चीज भी अगर आप पीछे देते हैं तो बहुत अच्छा संपादन कार्य सामने आ सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मीना जैन जी भी प्रश्न पूछना चाह रही हैं। जी मीना जैन जी।
आपका म्यूट है। हाँ, हेलो हेलो। जी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जी। सर मैं थोड़ी सी लेट ज्वाइन हुई थी। मैंने भाषा विज्ञान से एमफिल किया है, एमए संस्कृत और हिंदी से किया है। तो मैं लेट ज्वाइन हुई थी, तो मुझे पीएचडी मुझे करना है, मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ। तो उसकी थोड़ी सी संक्षेप में मुझे बता दें कि मैं कहाँ कर सकती हूँ। ये आप कहाँ से हैं? मैं भोपाल से हूँ सर। भोपाल से हैं, ठीक है। आपने एमए संस्कृत से किया हुआ है? हाँ जी। तो आप भोपाल में राष्ट्रीय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बाग सिवनिया भोपाल, जी यहाँ के जैन दर्शन विभाग से शोध कार्य कर सकते हैं। जी जी और बताइए। जी और मतलब डॉक्टर योगेश जी भी, आप क्योंकि लेट ज्वाइन हुए थे इसलिए आपको परिचय नहीं पता है। डॉक्टर योगेश कुमार जैन जी भी इसी विश्वविद्यालय में वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं जैन दर्शन विभाग में। तो आप बिल्कुल इनसे संपर्क कर सकती हैं। जी सर, थैंक यू सर। साध्वी संजू जी भी प्रश्न पूछना चाह रहे थे। आपका म्यूट है साध्वी संजू जी। और कोई शोध छात्र जो प्रश्न पूछना चाहता है? अच्छा डॉक्टर योगेश जी, एक चीज जो अक्सर शोध जो करना चाहते हैं उनकी एक समस्या रहती है कि वो अन्य अन्य विषयों से उन्होंने पढ़ाई की है और वो जैन दर्शन में शोध करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या प्रावधान है या है कि नहीं है? जी समझ गया मैं। जी देखिए, कुछ विश्वविद्यालयों ने एक क्राइटेरिया निश्चित किया हुआ है कि किस विषय में कौन शोध कार्य कर सकता है। मान लीजिए लाडनू की हम बात करें तो जेनोलॉजी एंड कंपैरेटिव रिलीजन एंड फिलॉसफी, जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म तथा दर्शन विभाग। ये विभाग का नाम इसलिए ऐसा बनाया गया है, इसमें जैन विद्या तो है ही, तुलनात्मक धर्म का मतलब है भारत में जितने भी धर्म दर्शन प्रचलन में हैं उन सबके विद्यार्थी भी इससे जुड़ सकते हैं। तो जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन, तो ऐसी कोई भी फिलॉसफी की विधा नहीं है जिसका विद्यार्थी इस विभाग में नहीं जा सकता। साथ ही चूंकि हम धर्म दर्शन की बात करेंगे तो संस्कृत प्राकृत अपने आप उसमें जुड़ गई, अरबी फारसी भी उसमें जुड़ जाती है, इसलिए भाषा की कोई बाध्यता वहां नहीं रहेगी। क्रिश्चियन रिलीजन आने से इंग्लिश भी वहां आ जाती है। इसलिए जैसे जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग है, वहां किसी भी भाषा का विद्यार्थी, किसी भी धर्म दर्शन का विद्यार्थी, अथवा मान लीजिए किसी ने एमए इन हिस्ट्री किया हुआ है, एमए इन पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, एमए इन इकोनॉमिक किया हुआ है, एमकॉम यानी एमएससी किया हुआ है, अथवा कोई साइकोलॉजी से एमए करके आया है, तो ऐसे विद्यार्थी भी वहां शोध कार्य में प्रवेश ले सकते हैं। परंतु एक शर्त है, शर्त यह है कि भले ही आपने पूर्व में जैन दर्शन नहीं पढ़ा, परंतु पीएचडी के टॉपिक में कहीं ना कहीं जैनिज्म शब्द आपको रखना पड़ेगा, यानी कंपैरेटिव स्टडी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टडी नहीं कर सकते। वहां तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से आपका पीजी का सब्जेक्ट और करंटली जैनिज्म का सब्जेक्ट एक कंबाइंड सब्जेक्ट बन करके शोध कार्य किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने एक क्राइटेरिया निश्चित कर रखा है कि किस किस सब्जेक्ट में एमए किया हुआ विद्यार्थी हमारे विभाग से शोध कार्य कर सकता है। सिर्फ समस्या एक ही जगह है, जो संस्कृत फील्ड के विश्वविद्यालय हैं उनकी यहाँ बाध्यता है कि एमए इन संस्कृत होना चाहिए अथवा संस्कृत में एमए में संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ही आप संस्कृत विश्वविद्यालय से पीएचडी कर सकते हैं। और संस्कृत विश्वविद्यालयों में माध्यम संस्कृत होता है, लेकिन अन्य विश्वविद्यालयों में माध्यम हिंदी एवं इंग्लिश हो सकता है। तो ये भाषा के और विषय के संदर्भ में आपको बताया। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इन फ्यूचर में जब कभी विद्यार्थियों को लगेगा तो मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कुछ चर्चा विद्यार्थियों के साथ करना चाहूँगा फ्यूचर भविष्य में, जब भी आप उसको समझें। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही बताया आपने कि कई विश्वविद्यालयों में एक एलाइड, एक मिनट आप अपना म्यूट कर लें प्लीज, रविंद्र जैन जी। ओके हाँ,
तो आपने जैसे बताया कि जैसे जैन विश्व भारती में अलग अलग, क्योंकि ये जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन एवं दर्शन विभाग है, और इसमें अन्य अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे भी पीएचडी की जा सकती है। एलाइड सब्जेक्ट्स बोलते हैं, उसमें एक कैटेगरी आती है एलाइड सब्जेक्ट्स की, तो उसमें अगर उससे आपने अपना पीजी किया हुआ है तो उससे किया जा सकता है। अपने अन्य विश्वविद्यालयों का भी नाम लिया, और मैं चाहूंगा कि और भी किसी को कुछ क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर आज इस डॉक्टर अरिहंत जी इस विषय में मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। एक दो एक्सपीरियंस ऐसे हुए मेरे, मैं कुछ यूनिवर्सिटी की सीआरसी मीटिंग में गया तो वहाँ पर प्रपोजल आया, लोगों ने पीएचडी करने के लिए एप्लीकेशन दी, इवन उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम भी पास कर लिया। और वो जब इंटरव्यू में आए तो उनसे पूछा कि आपने क्या किया है पहले, कि पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है। तो उन्होंने अपने एजुकेशन में कहीं भी जैनिज्म पढ़ा नहीं था, माने वो किसी भी फील्ड से थे, कोई भी सब्जेक्ट था, लेकिन उन्होंने कहीं भी जैनिज्म की पढ़ाई नहीं की थी। और वो जैन डिपार्टमेंट में आकर के कह रहे थे कि हमको पीएचडी करनी है। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि वो बेसिक्स, जो जैनिज्म के बेसिक्स का भी नॉलेज उनको नहीं था। क्वेश्चन आंसर पूछा तो उनसे जैन दर्शन के अनेकांतवाद स्यादवाद का भी उनको ज्ञान नहीं था। अब आप ये बताइए कि उनको किस बिहाफ पे पास किया जाए इंटरव्यू में, वो जैनिज्म पर पीएचडी कैसे करेंगे जिसने जैनिज्म पहले कभी पढ़ाई नहीं की। मान लीजिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, लेकिन आप फिर भी कहीं से सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, एटलीस्ट आपके पास कोई वैलिड प्रूफ होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। आपके पास कोई ना कोई बैकग्राउंड होना चाहिए जैनिज्म का। और सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड एकेडमिक उसमें काम नहीं करता है। आप अगर ये कहें कि मैं जैन फैमिली से हूँ या जैन समाज से हूँ इसलिए मैं जैनिज्म में काम करना चाहता हूँ, तो ये आपकी योग्यता का आधार नहीं है। आपको ये यूनिवर्सिटी इसमें एलिजिबल नहीं मानेगी। आपने भले ही पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किया है, लेकिन आपको जैनिज्म से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए आप इंडियन फिलॉसफी से एमए हैं तो वो आपको रेलेवेंट मानेंगे क्योंकि आप फिलॉसफी में हैं, तो जैनिज्म एक फिलॉसफी है। आप अगर हिस्ट्री से एमए हैं तो जैन हिस्ट्री पर आप काम कर सकते हैं क्योंकि आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो वो भी रेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने एमबीए किया है और आप कहीं से आपने जैनिज्म नहीं किया और अब आप कह रहे हो कि मुझे जैनिज्म में पीएचडी करनी है, तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है कि आपने जीवन में कभी जैनिज्म सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, फिर आप कैसे जैनिज्म में पीएचडी करें, माने कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे माने अभी जाके सीखना शुरू करेंगे। तो पीएचडी तो सुप्रीम क्लास होती है ना, सुप्रीम डिग्री है एजुकेशन की, तो वहां जाके सीखने का काम नहीं होता है। वहां पर तो आपको रिसर्च करनी है, जो सीख चुके हैं वो लोग रिसर्च करते हैं। तो थोड़ा सा इस दृष्टि से भी हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो इस दृष्टि से भी विचार करें कि अगर हमारा बैकग्राउंड नहीं है उस फील्ड में तो हम कैसे काम करेंगे। दूसरी बात ये है, एक बात और है उसमें कि अगर आपको वास्तव में उस पर काम करना है, अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है जो देखने में आ रही है कि मोस्टली स्टूडेंट रेगुलर नहीं है, रेगुलर उन्होंने एमए नहीं किया है। अधिकतर लोग कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से एमए करके आते हैं, तो उनके साथ बहुत मेजर प्रॉब्लम है। तो उन्होंने रेगुलर कभी सीखा ही नहीं, सिर्फ जो है कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से किया है। फिर उन्होंने कभी एक आर्टिकल भी नहीं लिखा, एक डिसर्टेशन नहीं लिखा उन्होंने, तो सीधे पीएचडी करेंगे तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ये भी उनको देखना चाहिए कि यह मेरी लिखने की हैबिट है कि नहीं है, सिर्फ शौक के लिए पीएचडी कर रहे हैं, हमको लिखना आता है कि नहीं। आज तक जीवन में एक आर्टिकल नहीं लिखा। और अभी क्या है, एंट्रेंस में प्रॉब्लम क्या हो रही है, नेट में प्रॉब्लम क्या हो रही है। यूजीसी का जो नेट है, पहले उसमें सेकंड और थर्ड पेपर सब्जेक्टिव होता था, तो एटलीस्ट इस बात का नॉलेज हो जाता था कि ये जो नेट पास करके या जेआरएफ पास करके आया है उसको लिखना आता है। अभी क्या है, सब ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो टिक मार्क लगा के आपने एंट्रेंस पास कर लिया, टिक मार्क लगा के आपने यूजीसी नेट पास कर लिया, लेकिन आपको
पीएचडी में तो टिक मार्क नहीं चलेगा ना, वहाँ तो लिखना पड़ेगा। तो उस चीज की जिसकी हैबिट नहीं है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं पीएचडी करते समय। इसलिए अपनी एलिजिबिलिटी को जरूर चेक कर लेना चाहिए, और बहुत आपकी बहुत उसमें समर्पण है, बहुत करना ही चाहते हैं, तो इस योग्यता को पहले विकसित करना होगा। हाँ ठीक है डॉक्टर अरिहंत जी, श्रमण संस्थान भी पूछना चाहते हैं आपसे क्वेश्चन, योगेश कुमार जैन जी से। आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट करें स्वयं को। श्रमण संस्कृति संस्थान। ये जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो कम से कम वीडियो ऑन करके करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, परिचय भी हो जाएगा। अगर आप लोग वीडियो ऑन कर लेंगे तो आप लोगों से परिचय भी हो जाएगा। हैंड रेज है बट इनका अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, श्रमण संस्थान जी, आप अपना नाम बता दें। जी पूछिए। शायद उनका अनम्यूट हो गया वापस से। मीना जैन जी कुछ पूछना चाह रही हैं। हाँ मीना जैन जी बोलिए। सर जय जिनेन, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो बाक सेवा नियम है संस्कृत संस्थान है, इसकी पीएचडी की प्रोसेस क्या है? अभी पीएचडी के फॉर्म निकले हुए हैं, इसमें प्री टेस्ट होगा। आपका एमए में संस्कृत होना कंपलसरी है जी। अगर एमए में संस्कृत विषय नहीं है तो आप यहाँ से शोध कार्य नहीं कर सकते। और फॉर्म तो अब अगर एमए में संस्कृत है तो आप भर सकते हैं, फॉर्म चल रहा है। प्री टेस्ट ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं क्या? ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑफलाइन भर सकते हैं। प्री टेस्ट होगा, प्री टेस्ट होने के बाद ही शोध में प्रवेश मिलता है। जी और कोई हमारे साथी जो प्रश्न पूछना चाहते हैं? चलिए तो हेलो, हाँ जी पूछिए। योगेश शाह जी पूछिए। हाँ योगेश शाह जी। जी सर, मैं एमए करना चाहता हूँ, बट नहीं इसमें आगम आते हैं तो वो करना यानी कर सकते हैं एमए कि नहीं कर सकते? क्योंकि आगमों को पढ़ना निषेध होता है, और कॉलेज में तो कोई भी टाइम पे पढ़ा देते हैं, कोई वो नहीं होता है, नहीं बेसिकली कोई टाइमिंग वगैरह नहीं होता है, और वो पढ़ने का भी टाइम होता है। तो ऐसा ना हो कि हम कर्म से निकलना चाहते हैं और हम बाइंड कर ले कर्मा को ये सब करके। तो मुझे वही थोड़ा, मैं डबल माइंडेड हूँ कि करे या नहीं करे। मुझे लगता है प्रोफेसर अनिकांत जैन जी बहुत अच्छे से बताएंगे इस बारे में, इसलिए मैं उनको ही ये बात कह सौंपता हूँ। देखिए, आपने कहा कि आगमों को पढ़ना पड़ता है। जब तक आप आगम को पढ़ेंगे नहीं तब तक रिसर्च तो कर नहीं पाएंगे। और आगम को पढ़ने का निषेध कहीं भी नहीं है। कुछ एक स्वाध्याय का कहीं कहीं विकाल में निषेध आता है, जैसे संधि काल होता है, या फिर कोई विशेष परिस्थिति खड़ी हो, या कोई सूतक पातक घर में लग गया हो, उस समय सिद्धांत ग्रंथों को और आगमों को पढ़ने का निषेध होता है। ऐसे कहीं पर उल्लेख नहीं मिलता कि आपको आगम पढ़ने का निषेध है। आप अपने समय के अनुसार आगम का स्वाध्याय कर सकते हैं, उस पर शोध कार्य कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो हर एक परंपरा में डिफरेंट है ना। जैसे कुछ आगम पढ़ना अलाउड नहीं होता है, और फिर श्रावकों को, और जो आपकी परंपरा में जो आगम पढ़ना अलाउ है वो उस पर करिए रिसर्च। अच्छा। हाँ, जो आपकी परंपरा में अलाउ नहीं है श्रावकों को पढ़ना, वो मत पढ़िए, आप बाकी के आगम पढ़िए। थैंक यू जी। और कोई शोध छात्र हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, वो कोई प्रश्न पूछना चाहें? जी, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? जी जी, मेघा जी बोलिए। जी, प्रश्न नहीं, बस निवेदन करना चाहती हूँ कि योगेश सर इसी प्रकार अपना मार्गदर्शन देते रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद ये सब जानकारी जो उन्होंने आज शेयर की। तो थैंक यू सो मच योगेश सर, एंड थैंक यू अरिहंत जी फॉर शेयरिंग इन्फो अबाउट दिस। मतलब कल आपने शेयर किया और आज हम इससे जुड़ गए हैं।
अनेकांत सर ऑर्गेनाइज करने के लिए इसको, एंड फूलचंद अंकल भी है यहाँ पे, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आई मीन आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये सब मुझ जैसे सब शोध छात्रों के लिए, शोध छात्राओं के लिए बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेघा जी अपना इंट्रोडक्शन तो दीजिए, कहाँ से हैं आप, क्या कर रही हैं? अच्छा, तो अनेकांत जी आप अनेकांत सर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैं मेघा दिल्ली से हूँ और अनेकांत सर के मार्गदर्शन के अनुसार ही लाडनू से मैंने एमए किया और फिलहाल अभी जैन विश्व भारती लाडनू से ही पीएचडी कर रही हूँ। और बस, और हम लोग की शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी से जल्दी आप सबमिट डॉक्टरेट हो जाएं, डॉक्टर मेघा जैन हो जाएं। जी थैंक यू अनेकांत जी, थैंक यू अरिहंत जी, थैंक यू। जी, तो मेरे ख्याल से अब और कोई प्रश्न कोई पूछना चाहता है? नहीं तो आज इस कार्यक्रम को हम लोग विराम देते हैं और हम लोग पुनः दोबारा इसी प्रकार की जो रिसर्च लेक्चर सीरीज है उसमें हम लोग दोबारा एक विशिष्ट विद्वान, जैसा कि आज डॉक्टर योगेश कुमार जैन जी ने हम सभी का मार्गदर्शन किया शोध विषयक, और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे। नमस्कार सर, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। जी जी वीरेंद्र जी, मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है, मैं लखनऊ से हूँ और मैं हिंदी का अध्यापक हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑनलाइन से कहीं पर यानी जैनिज्म का एमए किया जा सकता है? ऑनलाइन तो संभव नहीं है, आप डिस्टेंस के माध्यम से कर सकते हैं। यूजीसी ने कुछ विश्वविद्यालय के कोर्स जारी किए थे, तो मैंने सोचा हो सकता है कहीं पर ऑनलाइन है, क्योंकि डिस्टेंस में उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है और इस पास में केंद्र भी नहीं है। आप ऑनलाइन का तो अभी कोर्स इतना पूरा डिजाइन नहीं हुआ है, पर कुछ प्रोफेसर्स के लेक्चर से यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। जैसे अगर आप दर्शन को समझना चाह रहे हैं तो आप प्रोफेसर अनेकांत जैन जी के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अगर आप षट दर्शन समुच्चय ग्रंथ को पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरे स्वयं के 29 लेक्चर उस पर हैं, जिसमें पूरी षट दर्शन समुच्चय समझाई गई है। उसमें जैनिज्म का विशेष पार्ट है, तो आप एक एक प्रोफेसर्स को फॉलो कर सकते हैं। उनके लेक्चर्स यूट्यूब पे या फेसबुक पे अवेलेबल हैं, उसके माध्यम से बेसिक चीज समझ सकते हैं। कोर्स अभी मेरी जानकारी में कोई कोर्स नहीं है जो ऑनलाइन आपको डिग्री दे करके कराया जा सके। सर एक्सक्यूज मी सर, ये जो सेमिनार या वेबिनार आप ले रहे हैं, इस तरह की जानकारी तो मुझ तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है कि कब हो रहा है। जी, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया है, आप उस ग्रुप से जुड़ें। चैट व्हाट्सएप ग्रुप है और लिंक शेयर किया है, आप उससे जुड़ जाएंगे तो ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है उस विषय का आपको जानकारी मिल जाएगी कि कब हम इसको दोबारा प्रस्तुत कर रहे हैं, कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आप सभी लोगों के लिए, कई लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमें आगे की अपडेट्स के लिए जोड़ें, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाएं जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहे। डॉक्टर योगेश सर, क्या सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में कोई डिप्लोमा वगैरह क्या ऐसा है रेगुलर में? अभी तो डिग्री कोर्स ही है जैन दर्शन का, पर चूंकि आपने आज संभावना जागृत की है तो भविष्य में इस पे विचार करके निश्चित ही एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स मैं बनाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप और सभी लाभान्वित हो सके। तो इससे कम से कम यानी आधारिक ज्ञान हो तो आगे बढ़ना आसान होता है। और जब जी आपने सही सुझाव दिया है, और मैं अगर डिप्लोमा कोर्स चालू नहीं हो पाता है तो तब तक कोशिश करूंगा कि एक साप्ताहिक व्याख्यान माला प्रारंभ करूं, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द जैन रिलीजन और फिलॉसफी इसकी आप सभी तक पहुंच सके। इसके लिए प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद वीरेंद्र जी, आप जैन विश्व भारती से भी वहाँ पे डिप्लोमा होता है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो उसकी वेबसाइट आप जरूर चेक करें। नहीं पता है मुझे, लेकिन अभी ये डिप्लोमा के बारे में नहीं पता था। अभी
मैंने कई सेमिनार अटेंड किए हैं, तो उससे कुछ ज्ञान हुआ है जी, प्राप्त हुई है। और अभी ये प्रैक्टिस जो कोर्स चल रहा है भोगीलाल में, तो वो भी अटेंड कर रहा हूँ, तो और भी थोड़ा सा जी, जानकारी मिल जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह मैं डॉक्टर योगेश कुमार जी जैन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकारा और आज हम सबके समक्ष उपस्थित होकर उन्होंने हम सभी का मार्गदर्शन किया। उन्होंने बहुत ही सारगर्भित और ज्ञानवर्धक अपने शोध विषयक जो उन्होंने व्याख्यान दिया है और तरह तरह की हम लोगों को एक जानकारी दी है। जिस प्रकार हम लोग ने पहले जान ही चुके हैं कि कहाँ से करना चाहिए हमें शोध और उसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है और किन किन विषयों में करना चाहिए, तो ये सारी बातें आज हमने जानी और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर योगेश कुमार जी जैन का। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे इस रिसर्च लेक्चर सीरीज के प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक प्रोफेसर अनेकांत कुमार जी जैन का कि उन्होंने इस संकल्पना को परिकल्पना को एक साकार रूप दिया और इस प्रकार की चर्चा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और साथ ही इस लेक्चर सीरीज से जुड़े सभी हम शोध छात्र हों विद्वान हों सभी को मैं आभार ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि प्रश्न जो पूछते हैं उनसे कई लोगों का समाधान होता है, तो उनके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। तो आज इस कार्यक्रम को इसे विराम देते हैं और अगले कार्यक्रम के लिए आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें जो कि चैट बॉक्स में है, जिससे आपको आगामी अपडेट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। दोबारा मिलेंगे, आप लोग ज़रूर जुड़े रहिएगा और एक नए विशिष्ट विद्वान के साथ जो आप अपने अनुभवों को आपसे साझा करेंगे और आपको मार्गदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो जनार्दन। नमो जनार्दन।